बच्चों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ क्लास 9 का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, उत्तक। इससे पहले हमने उत्तक के बारे में देख लिया था कि उत्तक क्या होते हैं, उत्तक की परिभाषा, दो प्रकार के होते हैं, उनके भी प्रकार जो देख रहे थे अपन ने। पादप उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे अपन, और पादप उत्तक का भी स्थायी उत्तक पढ़ रहे थे। स्थायी उत्तक में भी दो प्रकार पढ़ाया था मैंने, एक तो सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक की बात कर रहे थे अपन, तो जो मतलब दो या दो से अधिक कोशिका या स्तरों से मिलकर बना होता है उसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। और जटिल स्थायी उत्तक में हमने संवहन मंडल के बारे में, जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे थे, और उससे पहले अपन ने जाइलम का जो टॉपिक था वो क्लियर कर लिया था। यहाँ हम अब आगे का जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे अपन, फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम जैसे कल अपन ने बात की थी कि जाइलम क्या होता है, ये अपन ने एक पादप बनाया था, और इस पादप में मैंने बात की थी कि जो क्या करता है कि जो जाइलम होता है वो यहाँ से जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके नीचे से पादप के ऊपर वाले भाग तक, विभिन्न भागों तक क्या कर रहा है, जल और खनिज लवणों को पहुंचा रहा है। अब जल और खनिज लवणों को पहुंचाने का तो कार्य वो कर रहा है, और उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वाहिनिकाएं, वाहिकाएं वगैरह ये पाई जाती है। जाइलम पैरेन्काइमा, जिसे जाइलम मृद होता है, और जाइलम रेशे, सबके कार्य बता दिए थे मैंने कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ अब आज हम फ्लोएम की बात करेंगे। तो देखो, फ्लोएम की अगर मैं कार्य बताऊं तो कार्य क्या होगा कि जैसे ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पादप जो होते हैं जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में प्रकाश की उपस्थिति में मिलकर पादपों में भोजन बनाते हैं। ठीक है, और भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पादपों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगी। तो यहां जो होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इन पत्तियों में क्या बनता है, ग्लूकोज या इनका भोजन बनता है। क्या बन रहा है, ग्लूकोज या भोजन बन रहा है। तो इस पत्तियों में तो भोजन बन गया, लेकिन जड़ों तक और तनों तक पहुंचाने का कार्य भी किसी के द्वारा किया जाएगा। तो क्या होता है कि फ्लोएम क्या होता, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, जो पत्तियों में जो भोजन बना है पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका कार्य लिखेंगे, पत्तियों में बने भोजन को, पत्तियों में ऐसे लिखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने भोजन को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो इसका कार्य क्या हो गया, फ्लोएम का, ये पत्तियों में बन रहे भोजन को क्या करेगा, पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। ये भी अपन को याद करना है। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये वाली चीज आपके में पूछ ली गई है, तो इस बार जाइलम की ज्यादा चांस है आने के। अब इसके भी जैसे फ्लोएम की जो जाइलम की जो 4 टाइप थे, उसी प्रकार इसके भी क्या होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एक तो बात करते हैं, एक तो चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, देखो एक बात कर रहे हैं, कोशिका
अब यहाँ अपन फ्लोएम मृदु तक लिख देते हैं, वही पेरेंकाइमा की बात करेंगे, लेकिन यहाँ अपन क्या लिख देते हैं, फ्लोएम मृदु तक, और यहाँ अपन बात लिख देते हैं फ्लोएम रेसे। तो देखो ये चालनी कोशिका और चालनी नलिका दोनों एक ही होती है। ये अपन आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी दोनों में किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है, ये अपन आगे बात कर लेंगे। तो ये जो होती है 4 प्रकार की होती है, ये 4 प्रकार के होते हैं, और ये नलिकाएं होती है वही एक पाइप नुमा संरचना होती है, थोड़ी छिद्रित होती है, मतलब छेद होते हैं साइडों में, लेकिन क्या करती है कि वो वहां से ऊपर से भोजन लाकर छेदों की सहायता से विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाती रहती है। तो ये कोशिकाएं हो गई, साथ में ये मृदु तक, ये इसका जीवित वाला पार्ट है, और ये रेशे हो गए, इसको क्या करते हैं, वही दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ये 3 भाग तो क्या रहते हैं, इसके जीवित रहते हैं, जबकि ये वाला जो पार्ट होता है इसका क्या होता है, मृत वाला पार्ट होता है, कि इनकी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है, जीवित नहीं। और जो तीनों कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है, जीवित कोशिकाएं। तो देखिए यहां से अपना ये जटिल हिस्सा उत्तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये पूरा अपना उत्पादन उत्तक ही कंप्लीट हो गया। इससे आगे अपन बात करेंगे जंतु उत्तक की, ठीक है। तो उत्तक की परिभाषा वही दी जाएगी जैसे अपन ने बात की कि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो कार्य, उत्पत्ति एवं संरचना में क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। अब यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं इस वाले टॉपिक की, जंतु उत्तक की, तो इस जंतु उत्तक में भी आपके वही इंग्लिश वाला टर्म बहुत ज्यादा दिया गया है। तो अपन इसको भी यहाँ क्लियर कर लेंगे कि कौन किसको अपन क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो अपना फर्स्ट उत्तक अपन पढ़ रहे थे, जंतु उत्तक में उपकला उत्तक की बात की थी अपन ने। कौन से उत्तक की बात की उपकला उत्तक। उपकला उत्तक को अपन एपिथीलियम भी कहते हैं। अपन क्या कहेंगे, एपिथीलियम टिश्यू भी कहेंगे। तो उपकला उत्तक का दूसरा नाम आपकी बुक में कौन सा दिया गया है, एपिथीलियम दिया गया है। देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं तो एपी का मतलब होता है दूसरे, दूसरे के ऊपर, और थीलियम का मतलब होता है यहां मतलब होता है वृद्धि करना। तो ये ऐसा उत्तक है जो दूसरे उत्तकों पर क्या करता है, वृद्धि करता है। तो इस उत्तक के बारे में अपन ने क्या बोल दिया, ऐसा उत्तक जो दूसरे उत्तकों पर वृद्धि करता है उसे क्या बोला जाता है, उपकला उत्तक या एपिथीलियम उत्तक कहा जाता है। अपने शरीर की जितने भी जो बाहर वाली जो संरचनाएं हैं, जैसे त्वचा है, अपनी जो शरीर की मुख गुहा है, आहार नाल है, उन सभी का पार्ट कौन बनाता है, उपकला उत्तक बनाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ऐसा उत्तक जो दूसरे उत्तकों पर वृद्धि करता है, उसे उपकला उत्तक कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे उपकला उत्तक कहेंगे। दूसरे उत्तक पर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे इसके बारे में। अब इसके जो है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं अपने। 3 कौन कौन से होंगे वो यहाँ देखते हैं अपन। पहला जो उत्तक होगा इसका, मैं ए वाला लिख देता हूं, सल्की उपकला उत्तक।
सल्की उपकला। तो जैसे क्या होगा, इसकी जो ये वाला जो उत्तर है, इसकी कोशिकाएं क्या होगी, बिल्कुल चपटे आकार की होगी। कह सकते हैं कि अपनी जो फर्श होती है, ये टाइल वाली होती है, उस टाइल वाले फर्श के आकृति की जो कोशिकाएं होती है इनकी, ठीक है, चपटे आकार की कोशिकाएं होती है इनकी। और ये रक्त वाहिनिकाएं, जहां अपन जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है, और फेफड़े, इनकी गुहाओं को बनाती है। रक्त वाहिनिकाओं का जो स्तर होता है वो किस उपकला का बना होगा, सल्की उपकला का बना होता है। तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, चपटी होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होगी, चपटी होगी। और ये कौन से फेफड़े और रक्त वाहिनिकाओं का स्तर बनाती है, फेफड़े व रक्त वाहिनिकाओं का स्तर बनाती है। क्या हो गया, फेफड़े और रक्त वाहिनिकाओं का स्तर कौन सी कोशिकाएं बना रही है, सल्की उपकला कोशिकाएं, सल्की उपकला उत्तर। इसका जो बी वाला जो पार्ट होता है, अपने इसको वापस मैं रफ कर देता हूं। जो बी वाला पार्ट है इसका, वो बी वाला पार्ट कौन सा होगा, घनाभकार उपकला। तो देखिए, ये घनाभकार जो उपकला होती है, ये क्या होगा कि इसकी जो कोशिकाएं होती है बिल्कुल घन के आकार की होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, घन के आकार की होती है। और इन कोशिकाओं के मध्य क्या पाया जाता है, वही केंद्रक पाया जाता है। तो आप लिख सकते हो, इसकी कोशिकाएं घन के आकार की होती है। कैसी होगी, घन की आकार की। और ये जो होती है, ये क्या होती है, जितनी भी अपनी पसीने ग्रंथि होती है, क्या होगी, पसीने की ग्रंथियां होगी। और जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो होता है किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को बोलते हैं अपन नेफ्रॉन। बात करेंगे वक्र जिसे बोलेंगे, ठीक है ना, अगले चैप्टर में बात करेंगे उसके बारे में। तो जैसे यहां बात करते हैं अपन, कहां कहां पाया जाता है, एक तो नेफ्रॉन में, और पसीने की ग्रंथि में। थायराइड पुटिका में भी, ये थायराइड ग्रंथि होती है, यहां भी पाया जाता है थायराइड पुटिका में। ठीक है, तो ये कहां कहां पाया जा रहा है, नेफ्रॉन में, पसीने की ग्रंथि में और थायराइड पुटिका में। आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको तो ये चीज याद रखनी है कि ये वाली जो घनाभकार जो उपकला कोशिकाएं होती है, ये कहां कहां पाई जाती है। वैसे भी आपको नाम से ही पता चल जाएगा, घनाकार उपकला, तो इसकी घन जैसी कोशिकाएं होंगी। ठीक है, इसके बाद वाला जो अपना आता है, इसका तीसरा पॉइंट है, तो स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं।
क्या होगा, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं। अब स्तंभ का मतलब होता है खंबे जैसी संरचना। क्या होगा, खंबे जैसी संरचना। तो इनकी जो सारी कोशिकाएं क्या होती है, लंबी एवं पतली होती है। ये इस प्रकार की इनकी कोशिकाएं होती है, होगी जन जैसी ही, लेकिन इनकी क्या होगी, आकृति जो होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये कोशिकाएं, इनकी कोशिकाओं की आकृति लंबी एवं सक्रिय होती है, और ये जो पाई जाती है ये आहार नाल में पाया जाता है, अग्नाशय और आहार नाल में, आहार नाल के अग्नाशय स्तर में। देखिए आपकी इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, आप या तो फिर ये याद कर सकते हो, या जिसको अगर और भी ज्यादा एग्जाम्पल याद करने हैं तो अपनी बुक में और भी ज्यादा दे रखा है, तो आप वहां से भी याद कर सकते हो कि कौन सा उपकला जो उत्तक है या कौन सा जो उत्तक है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अगर आपको किसी को ज्यादा याद करना है तो आप बुक में से भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक पक्षमाभ की बात करेंगे अपन, यहाँ किसकी बात करेंगे, पक्षमाभ की। तो पक्षमाभ क्या होते हैं, एक धागे के आकार की संरचनाएं होती है, इस टाइप की संरचनाएं होती है, जैसे अपन बात कह सकते हैं रोम जैसी संरचनाएं होती है, लेकिन ये क्या होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो इन्हीं कोशिकाओं के ऊपर क्या होता है, इन्हीं कोशिकाओं के ऊपर ये पक्षमाभ लग जाते हैं। क्या होगा, पक्षमाभ इन्हीं कोशिकाओं के ऊपर लग जाते हैं, इसलिए यहाँ एक पार्ट और दिया गया है, पक्षमापी स्तंभाकार उपकला उत्तक। तो कोशिकाएं वही रहेगी, बस क्या होगा, इन कोशिकाओं के ऊपर ये पक्षमाभ जुड़ जाते हैं, और ये पक्षमाभ जुड़ने के कारण इनका जो नाम है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जितनी भी अवशोषण की क्रिया होती है, जैसे छोटी आंत में और नेफ्रॉन की भी पीसीटी होता है, एक समीपस्थ स्वैलित नलिका, तो वहां पाया जाता है पक्षमाभ स्तंभाकार उपकला होता है, जहां अवशोषण का कार्य होगा। पदार्थों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। उस वाले पार्ट में कौन सा वाला भाग होगा, पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक। तो ये आपके उपकला उत्तक के बारे में दे रखा है। इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा, और उसके बाद में अपन को कौन सा पढ़ना होता है, संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे अपन। संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, कि दो या दो से अधिक अंगों को आपस में जोड़ने वाला। तो किस प्रकार वो जोड़ेगा और उसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जहां अगर स्टूडेंट जहां तक आपने पढ़ लिया है, हो सके तो आप आगे का एक बार पढ़ के आना, और इससे पहले का भी एक बार रीडिंग लगाना, ताकि आपको क्या हो, आगे का सब कुछ अच्छी तरह समझ में आए। थैंक यू, धन्यवाद।